हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बहुत सन्नाटा फैला हुआ है। मौत ने अपने आने की जिसे पहले से सूचना दे दी है। आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ है। उम्र के 42 बसंत देख चुके आदित्य को बहुत बेचैनी सी हो रही थी। डॉक्टर ने पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। ब्लड कैंसर का दानव एक और जिंदगी लेने के लिए तैयार था। पास में प्रसून बैठा हुआ था। बचपन से बुढ़ापे तक एक यही इंसान था जो आदित्य को अच्छे से समझता था। उसके चेहरे से उसका मन पढ़ लेता था। आदित्य को यूं बेचैन देखकर उसने आंखों में आंसू दबाए उसके पास आकर धीरे से पूछा, अरे आदित्य, किसी को बुलाना है क्या? आदित्य ने नाम में गर्दन हिला दी, लेकिन प्रसून समझ गया। वो तुरंत एक फोन करके बाहर चला गया। मृत्यु से पहले इंसान का पूरा जीवन उसके सामने एक चलचित्र की तरह चलने लगता है। आदित्य का जन्म एक पैसे वाले खानदान में हुआ। पिता तहसीलदार थे। खानदानी जमीन जायदाद थी। आदित्य को कभी किसी बात की कमी ना रही। जो चाहा वह उसे मिला, और शायद इन बातों ने उसे थोड़ा सा जिद्दी बना दिया था। एक बात पे अड़ जाता तो आसानी से उस बात को नहीं छोड़ता था। जब कॉलेज जाने लगे तो प्रसून के अलावा एक और इंसान उसकी जिंदगी में आ गया। नाम था वैभव। कॉलेज में आदित्य और प्रसून के साथ ही पढ़ने वाला बड़े डॉक्टर का बेटा था। आदित्य के जैसा ही मिलता जुलता स्वभाव था, लेकिन अकड़ ना थी उसमें। कुछ वक्त में दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। प्रसून ये सब देख रहा था, परंतु चुप था। मित्रता के रंग में प्रेम की सुगंध कब खुल गई, ये आदित्य और वैभव किसी को पता ना चला। वैभव कॉलेज में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता में जम के हिस्सा लिया करता था और जीता भी करता था, लेकिन इस बार उसके मुकाबले आदित्य था। मुकाबला हुआ और पहले की तरह वैभव की जीत हुई और आदित्य को हार का मुंह देखना पड़ा। आदित्य सबके सामने वैभव से मिली इस हार को स्वीकार ना कर पाया और अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगा। कुछ दिन बाद वैभव उसे अपने मन की बात बताने के लिए आया तो आदित्य बहुत बदला बदला सा था। वैभव ने आदित्य का बदला सा रूप होते हुए भी पहल करते हुए कहा, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि आपको बता दूं, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो, ये मैं जानता हूँ। आदित्य उस हार को ना भूल पाया था। वो हर बार वैभव की मन मर्जी नहीं चलने देगा। यह सोचकर उसने कहा, यह मोहब्बत नहीं, एक दोस्ती है वैभव, इसे तू गलत मत समझ। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। प्रसून को वैभव ने सारी बात बताई और कहा कि आदित्य को समझाए, लेकिन प्रसून की एक बात भी आदित्य ने नहीं मानी। समय का पंछी पंख लगाकर कब उड़ गया पता न चला। वैभव की शादी कहीं और हो गई और आदित्य ने आजीवन अविवाहित रहने का वादा किया। आदित्य का ध्यान टूटा तो देखा हॉस्पिटल के कमरे में वो अकेला था। सांसें तेज हो रही थी। प्रसून बाहर से लौटा और उसके पास बैठकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, देख यार, जो बात रह गई है उसे कम से कम आज कह दे। ऐसे दिल में कोई बात लेकर मत जा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। आदित्य का शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिसमें से कोई प्राण निचोड़ रहा था। प्रसून से ये सब हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आदित्य का सर अपने गोद में लिया और विदाई का वक्त आ चला था। इतने में उसे कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। हाँ, वह वैभव ही था। आंखों में एक चश्मा चढ़ाए उसने बहुत गहरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा। चश्मे के पीछे से आंखें भीग सी गईं। भले ही वैभव अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में आदित्य का वो चेहरा आज भी था। प्रसून ने वैभव को देखा तो उसे इशारे से पास बुलाते हुए कहा, आदित्य तुमसे कुछ कहना चाहता है, यहाँ आओ। वैभव थोड़ा और करीब आया। आदित्य ने वैभव का चेहरा सालों बाद देखा था, लेकिन उसे आज भी वह कॉलेज वाला वैभव ही नजर आ रहा था। आदित्य ने कांपते हुए हाथों की हथेलियों को जोड़ते हुए बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, यार मुझे माफ कर देना वैभव, तुम सही थे, वो मोहब्बत ही थी। इतना कहते ही हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़े।
प्राण का पंछी उड़ चुका था। वैभव की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहीं बैठकर रोने लगा। ये कैसा पश्चाताप था जिसने सब कड़वाहट मिटा दी। प्रसून अपने यार की छाती से लगकर रोए जा रहा था। वैभव आदित्य की माफी से पिघलकर आदित्य को क्षमा कर चुका था।